हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेच एपीआई। देखेंगे हम फेच एपीआई का यूज़ करके कैसे हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिस्पांस को हम अपने यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग XHR नहीं यूज़ करेंगे, XML HTTP रिक्वेस्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का नहीं यूज़ करेंगे, एकदम से नए तरीके से रिक्वेस्ट भेजना सीखेंगे। तो ये जो फेच एपीआई है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है आज के डेट में। यही हम लोग अपने एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। अब XHR का ज़माना गया, अब उसको कोई नहीं यूज़ करता है। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं फेच एपीआई का यूज़ करके कैसे एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, HTML और जावास्क्रिप्ट आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके लिए हमें एक एपीआई की ज़रूरत होगी। तो चलो एक एपीआई लेते हैं, डमी एपीआई, dummyjson.com। इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, ये dummyjson.com। तो यहाँ पे अगर रीड डॉक्स करेंगे तो यहाँ पे कई सारे हमें URL मिल जाएंगे जिस पे हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो मैं ये URL कॉपी करता हूँ और एक बार अभी मैं यहाँ पर अपने URL के अंदर डालता हूँ। ये मतलब URL नहीं, सर्च बार के अंदर डाल के एंटर करता हूँ। तो ये देखो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स हैं, 30 आइटम्स हैं। तो ये हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये रिक्वेस्ट हमें अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भेजना है। URL का यूज़ करके तो हमने भेज लिया, हमने सर्च बार में सीधा एंटर कर दिया, मिल गया। लेकिन अब हम फेच का यूज़ करके कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ब्राउज़र एक फेच फंक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कंसोल में अपने टाइप करते हैं हम फेच और बस केवल इतना लिख के एंटर करते हैं तो ये लिख के आ रहा है फंक्शन और फिर नेटिव कोड, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। यानी कि ये जो भी फेच का कोड है ये ब्राउज़र का खुद का कोड है, ऐसा हमने क्रिएट नहीं किया है। ये फेच फंक्शन है, इसको जब हम कॉल करते हैं तब इसके अंदर हमें URL पास करना होता है। ये ऐसे एक URL पास करना होता है और उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तब क्या होगा, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। यहाँ पे अगर हम कॉल करते हैं तो देखना, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा एक प्रॉमिस यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये प्रॉमिस लिख के आ गया है और अभी ये पेंडिंग है। स्टार्टिंग में जब भी प्रॉमिस क्रिएट होता है फेच का यूज़ करके तो स्टार्टिंग में पेंडिंग रहेगा और बिहाइंड द सीन्स हमारा ब्राउज़र ट्रैक करता रहेगा और जैसे ही डेटा आ जाएगा ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये फुलफिल्ड ये लिख के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉमिस स्टेट है फुलफिल्ड और फिर प्रॉमिस रिजल्ट है ये कुछ। तो चलो हम अपने कोड के अंदर लिखते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। तो इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, ये इतना पूरा रिप्लेस होकर एक प्रॉमिस बन जाएगा। अब उस प्रॉमिस के ऊपर हम डॉट देन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट देन, और डॉट देन एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करते टाइम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। तो यहाँ पर जो भी कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट में हम कोई एक आर्ग्यूमेंट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट मैं A डाल देता हूँ अभी के लिए। तो क्या होगा, ये जो भी प्रॉमिस रहेगा, जो यहाँ पे प्रॉमिस रहेगा, जिस टाइम पर ये रिजॉल्व होगा और जब भी रिजॉल्व होगा तो प्रॉमिस रिजल्ट की जो भी वैल्यू है वो इस कॉल बैक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर आ जाएगी, पैरामीटर के अंदर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉक करता हूँ A को। चलो देखते हैं क्या आता है। तो ये लिख के तो आया है रिस्पॉन्स और दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन हमारा ये वाला डेटा नहीं दिख रहा है, ना तो प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ना तो कुछ दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो ये क्या है? तो बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। ये जब भी हम फेच को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं फेच का यूज़ करके तो डायरेक्टली डेटा नहीं मिलता है, डेटा हमारे यहाँ पे होता है इसके बॉडी के अंदर। और बॉडी को अगर हम क्लिक करते हैं तो रीडेबल स्ट्रीम करके आ रहा है और इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे भी डेटा डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। अभी ये ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजते हैं फेच का यूज़ करके तो हमारे जब भी रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स में एक तो डेटा होता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं और एक होता है हेडर्स। ठीक है, इसमें हेडर्स हमें दिखेंगे। तो जैसे ही हेडर्स आ जाते हैं रिस्पॉन्स में, हेडर्स हो सकता है पहले आ जाएं, हमारे डेटा से पहले आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा हेडर्स आ जाता है ये हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है और ये इस कॉल बैक फंक्शन में वो पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे पास कर देता है। ठीक है, और उस रिस्पॉन्स में पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होगा, हमारा डेटा नहीं रहेगा। तो अभी ये क्या लोचा है, अब क्या करें? तो यहाँ पर जो भी हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक मेथड होता है ए
अब इसका नाम मैंने ए दे दिया है, लेकिन ए नाम देना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसका नाम ज़्यादातर देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, और शॉर्ट में ज़्यादातर लिखते हैं रेज। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, रेज मतलब समझ लो रिस्पॉन्स है ये। तो रेज डॉट जेसॉन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर दूं तो यहाँ पे अब दो बार प्रॉमिस की बात आ रही है। अगर मैं रेज जो भी है, यहाँ पर जब मैंने ए लिखा था तो ए डॉट जेसॉन भी कर सकते थे, और ये एक फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे हम। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने ये वाला इसका जो भी प्रॉमिस है उसको कंसोल लॉग करवाया है, और यहाँ पे अगर हम ओपन करेंगे तो ये भी फुलफिल्ड दिखा रहा है। और ये देखो यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, और ये है प्रॉमिस रिजल्ट। यानी कि जब भी हम फेच का यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फर्स्ट टाइम में हमें ये नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, डेटा नहीं मिलता है। फर्स्ट टाइम में हमें एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके ऊपर हमें res डॉट जेसॉन करना पड़ेगा, और फिर वो हमें एक प्रॉमिस देगा। अब ये एक प्रॉमिस है पूरा जो हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं, यानी कि हम इसको डॉट देन कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से डॉट देन कर देंगे, प्रॉमिस है ये एक, और फिर यहाँ पे हम एक डेटा नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डेटा होगा तो इसीलिए हम डेटा कर देते हैं इसका नाम। तो अब देखो ये हमें डेटा मिल गया है एक्चुअल वाला। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये नेस्टेड लग रहा होगा, एक के अंदर दूसरा देन, तो हाँ ये नेस्टेड है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हम एक देन के अंदर से प्रॉमिस को रिटर्न कर सकते हैं, और अगर प्रॉमिस नहीं भी रिटर्न करेंगे, कोई नॉर्मल वैल्यू भी रिटर्न कर देंगे, तो वो देन जो है उसको प्रॉमिस के अंदर डाल के कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से रिटर्न। तो ये जो पूरा कोड है इसकी वैल्यू हो जाएगी एक प्रॉमिस। अब उस पर हम डॉट देन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डॉट देन, और फिर यहाँ पे हम करेंगे एक्सेप्ट डेटा और कंसोल लॉग डेटा। अब इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये देखो हमें डेटा मिल गया है, और इस केस में अभी हमने नेस्टिंग नहीं की है, तो ये जो देन है ये बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को फेच करते हैं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा फर्स्ट टाइम में, सबको लगता है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि दो बार चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो बहुत ही नॉर्मल लगेगा। अभी बस एक दो बार जब भी भूल जाना तुम देखना, ये वीडियो आके देखना, नहीं तो गूगल पे एग्जाम्पल देखना सर्च करके कैसे फेच का यूज़ करके डेटा फेच करते हैं। तो जहाँ 10-5 बार यूज़ करोगे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको जनरली यहाँ पे सीधा उधर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से डॉट देन करके। और ये जो रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड भी नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट रिटर्न का यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये डॉट देन हो गया, और फिर ये हमें डेटा मिल गया, कंसोल लॉग डेटा कर लिए। और अगर ज़्यादा काम नहीं करवाना है, केवल कंसोल लॉग करवाना है, तो इसको भी एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम फेच का यूज़ करके डेटा फेच करते हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा डेटा है। अब इसका चाहें तो हम अपने UI पे दिखा सकते हैं। हम ये पूरा एरे मिल गया है, इसका यूज़ करके देखो आईफोन है, आईफोन की कैटेगरी मतलब, और फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, परसेंटेज पर प्राइस है, सब कुछ। ये डॉलर्स में प्राइस है, 500 रुपये का आईफोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेटिंग है, स्टॉक है, थंबनेल है। अगर हम इसको कॉपी करके देखें, थंबनेल है और इमेजेस हैं कई सारी। ये अगर इमेज, ये एक्चुअल इमेज है और ये काम करेगी। अगर मैं कॉपी करके URL में पेस्ट करूं तो ये देखो एकदम आईफोन की इमेज आ गई है, और हम इसका यूज़ करके बना सकते हैं एक्चुअल में एक वेबसाइट जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो, सब कुछ दिखे। तो हम बनाएंगे फेच API का यूज़ करके, कई सारी चीज़ें बनाएंगे। APIs का यूज़ करके हम डेटा फेच करेंगे कहीं से, और फिर अपने UI के अंदर उसको दिखाएंगे। तो वो सब कुछ हम करेंगे आगे वाले नहीं, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स, मतलब आगे आने वाले वीडियोज़ में कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, तब वहाँ पे फेच API का यूज़ करके जो भी डेटा आएगा उसको हम दिखाएंगे अपने UI पे। तो ये हो गया एकदम सिंपल रिक्वेस्ट, एकदम बेसिक रिक्वेस्ट जो कि हम फेच API का यूज़ करके भेज रहे हैं। अब यहाँ पर हम अगर हमें बताना हो कि हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये गेट रिक्वेस्ट भेजता है, अगर हमें बताना हो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है तो हम कैसे बताएंगे इसको। तो एक बार हम अपने कंसोल में आके भी देख लेते हैं नेटवर्क में।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट गई है, और अभी अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रही है तो आप एक बार रिलोड कर दो, और ये ऑन होना चाहिए, ये रेड रेड होना चाहिए, तभी रिक्वेस्ट दिखेगी। तो मैं एक बार रिलोड करता हूँ और हमें ये रिक्वेस्ट दिख जाएगी। यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट दिख रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये तो है पूरा डेटा जो कि आया है, जो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हेडर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है वो गेट है। ठीक है, तो अगर हमें ये बताना है कि गेट नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो फिर उसके लिए पहली बात तो हमारा जो यूआरएल है वो सपोर्ट करना चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अगर सपोर्ट नहीं भी करता है फिर भी हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो एरर आ जाएगी या कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हम भेज सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड आर्गुमेंट जो होता है वहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और उसके अंदर हमें लिखना होता है मेथड, और फिर यहाँ पे मेथड के अंदर हम लिख देंगे गेट या पोस्ट। अगर गेट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही से काम करेगी वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट होता है। और यहाँ पे अगर हम पोस्ट कर देते हैं तो देखो कोई दिक्कत आ जाएगी शायद, ये देखो एरर आ गई। ये मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट से हमारा यूआरएल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है एक बॉडी भेजना। यहाँ पे मतलब हम केवल पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हम कुछ डेटा भेजते हैं, यहाँ से भी कुछ जेसॉन डेटा भेजते हैं। जैसे कि एक यूज़र जब साइन इन करता है तो उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ हम अपने ब्राउज़र से सर्वर तक भेजते हैं, तब जाके वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो अगर हमें जब डेटा भेजना है तो कैसे भेजेंगे वो सब कुछ देखेंगे। चलो एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ये देखो जो रिक्वेस्ट मेथड है वो चेंज होके हो गया पोस्ट। अब ये तुम चेंज करके कुछ भी कर सकते हो, तुम डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखो रिक्वेस्ट मेथड डिलीट हो गया। इसको मैं चेंज करके अपना नाम लिखता हूँ, देखता हूँ ये होता है कि नहीं। रिक्वेस्ट मेथड ये गया ही नहीं, सही से रिक्वेस्ट गई नहीं। तो रिक्वेस्ट मेथड्स जो होते हैं वो केवल कुछ गिने चुने होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर हम ये थंडर क्लाइंट वाला एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया था, न्यू रिक्वेस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो इतने सारे मेथड्स होते हैं, इसी में से हम कोई भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर आ जाएगी अगर कोई और नहीं भेज रहे हैं तो। रिक्वेस्ट मेथड अनुराग इज़ नॉट अलाउड, हम शायद भेज सकते हैं, बस इस मेथड पे इस यूआरएल पे नहीं अलाउड है। मैं एक बार कोई दूसरा यूआरएल ले लेता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं देखता हूँ कोई सा भी यूआरएल ले लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर नेटवर्क में आएंगे, हेलो पे जाएंगे तो जनरल, ये देखो रिक्वेस्ट मेथड अनुराग हो गया है। तो ये जो भी रिक्वेस्ट मेथड होता है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मुझे लगा था कि कुछ डिफाइंड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है कस्टम, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैकएंड को सपोर्ट करना चाहिए हमारे। तो बैकएंड अगर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, तो वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो इस केस में यही हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट मेथड ज़्यादातर गेट, पोस्ट, डिलीट यही सब होता है, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नाम नहीं होता है मेथड का। मैंने तो बस क्यूरियोसिटी में ऐसे ही लिख दिया था। और फिर अगर हमें, हाँ, तो एक बार हम ऐसा मेथड लेते हैं जो कि यूआरएल लेते हैं जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो ऐड अ कार्ट, जैसे कि प्रोडक्ट में ही आ जाएंगे तो ऐड अ प्रोडक्ट ये है, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेथड है पोस्ट, और यहाँ पे हेडर्स भी है। ठीक है, हेडर्स कंटेंट टाइप जेसॉन, यानी कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कई बार हेडर्स भी सेट करने पड़ते हैं हमें। अब ये हेडर्स क्या है? हेडर्स यही है, जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हेडर्स के अंदर हम कई सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, तो उसमें से कंटेंट टाइप होता है, उसको भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इतना पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं, और इस कोड को हम Ctrl+Z कर देंगे, एकदम जैसे गेट रिक्वेस्ट था, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यह है अब एक पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इस पे हमारा एक दूसरा यूआरएल है जिसपे /add करके है, ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। उसके साथ साथ हमें ये हेडर्स भेजना है, ये कई बार ऑप्शनल होते हैं, एक बार मैं रिमूव करके देखता हूँ
रिमूव करके अगर देखेंगे तो भी ये काम कर रहा है, सही है। हेडर्स ऑप्शनल होते हैं, तो मैंने अभी के लिए हेडर्स हटा दिया है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पे मेथड सेट कर दिया है पोस्ट, ये मेथड पोस्ट हो गया है। और बॉडी होती है, तो बॉडी क्या होता है, हम यहाँ से कुछ डेटा भेजते हैं, जैसे कि हमने टाइटल भेज दिया है ये BMW पेंसिल, तो एक हमने पोस्ट जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल क्या होगा वो भेज दिया यहाँ से डेटा। और यहाँ पे और भी डेटा भेज सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी स्टेशनरी। तो ये हम डेटा यहाँ से भेज सकते हैं और ये डेटा जाएगा बैकएंड में और वहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट में आए तो ऐड पे अगर क्लिक करें तो ये रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट, जो भी रिक्वेस्ट गई है हमारी वो पोस्ट रिक्वेस्ट गई है। यहाँ पे स्टेटस कोड भी लिख के आ रहा है 200, ये स्टार्टिंग में 200 नहीं रहता है, स्टार्टिंग में ये रहता ही नहीं है शायद, ये पेंडिंग यहाँ पे रहता है स्टेटस, देखो पेंडिंग है, बाद में ये 200 हो गया, तो ये पेंडिंग है अभी, फिर ये 200 हो जाता है। जब रिस्पॉन्स आता है अगर कोई दिक्कत होगी तो 400 500 ऐसा कुछ एरर आएगा। और फिर अगर हम प्रीव्यू पे करेंगे तो हमें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है प्रीव्यू पे करने पे, ये बैकएंड से डेटा आता है। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया तो वो बोल रहा है कि तुमने जो क्रिएट किया है उसकी आईडी ये है। और पेलोड पे अगर हम जाएंगे तो पेलोड ये है कि जो बॉडी के अंदर हमने भेजा है, हमने ये पूरा हमने कैटेगरी स्टेशनरी भेजा है और टाइटल पेंसिल ये चीज़ भेजा है, तो ये पेलोड के अंदर जा रहा है, हम यहाँ से डेटा भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और जिस तरह से हमने ऊपर किया था उस तरह से गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब किसी भी तरह की रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज़ तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी याद नहीं होगा ये। ठीक है, जब तक कि तुम 10-15 बार यूज़ नहीं करोगे और रेगुलरली यूज़ करते नहीं रहोगे तब तक इसका सिंटैक्स नहीं याद होगा। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि फेच का यूज़ करके हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, डिलीट पैच पुट हर एक तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अब वो कैसे सेट करना है उसके लिए तुम्हें देखना होगा बार बार, या तो ये वीडियो आके देख लो या तो गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू मेक पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग फेच एपीआई, तो मिल जाएगा। नहीं तो तुम चाहो तो डमी यहाँ पे आके देख सकते हो, जो भी dummyjson.com है, यहाँ पे तुम्हें पोस्ट का एग्जांपल मिल जाएगा, गेट का एग्जांपल हो जाएगा, मिल जाएगा। गेट बाय डिफॉल्ट होता है, हमें सेट नहीं करना पड़ता है, अगर सेट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पोस्ट रिक्वेस्ट इस तरह से भेजते हैं। और हेडर किस तरह से भेजना है वो भी अगर तुम भूल जाते हो तो भी तुम यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू सेंड हेडर्स इन फेच, तो ये हो गया। अब MDN का एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे आके अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये हेडर्स का ऑप्शन है और बहुत सारी चीज़ें ये सेट कर रहे हैं, ये देखो ये बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, मेथड है, मोड है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम सेट कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमें बॉडी हेडर और ये मेथड यही सब सेट करने की ज़रूरत होती है। अगर मैं एक बार यहाँ पे हेडर्स को सेट कर दूँ तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये एप्लीकेशन जेसॉन, तो कई सारे एपीआईज में ये मैंडेटरी होता है, अगर तुम जेसॉन नहीं बताओगे तो एरर दे देगा वो, कंटेंट टाइप हमें बताना होता है। लेकिन कुछ एपीआईज ऑटोमेटिक समझ जाती हैं कि जेसॉन डेटा आ रहा है उसको कैसे यूज़ करना है, तो ठीक है, सही है, एकदम सही से काम कर रहा है। तो ये हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा फेच का यूज़ करके, और ये हो गया गेट रिक्वेस्ट। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो भी फेच है या प्रोमिसेस है इसको हम एसिंक अवेट का यूज़ करके और भी ज़्यादा ईजी और भी ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं, और भी ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको अभी एक टास्क करना है खुद से। तो टास्क ये है कि हमने लास्ट वीडियो में कॉल बैक हेल को फिक्स किया था, हमने अपना खुद का एक मेक HTTP रिक्वेस्ट का मेथड बनाया था, फंक्शन बनाया था, और हम खुद से रिक्वेस्ट भेज रहे थे हम मेक HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके, और वहाँ पे हमने प्रोमिसेस का यूज़ किया था। तो जो हमारा कॉल बैक हेल था वो फिक्स हो गया था। अब वही रिक्वेस्ट आपको फेच का यूज़ करके सेम चीज़ करना है और वही सारी रिक्वेस्ट भेजनी है। तो एक बार मैं पुराना कोड खोल लेता हूँ यहाँ पे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, एक सेकेंड। तो
यहाँ से जो पिछली वीडियो का जो भी कोड था वो ये था, हमने एक फंक्शन बना दिया था, तो इसके अंदर से हम प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे थे और मेक HTTP रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम मेथड डायरेक्टली बता रहे हैं इस तरह से। तो ये देखो एकदम फेच API की तरह ही है। हम फेच API पे भी डॉट डन करते हैं और यहाँ पे भी डॉट डन कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि डेटा हमें तुरंत मिल जाता है एक ही बार में, हमें दो बार डॉट डन नहीं करना पड़ता है। तो आपको ये सेम चीज यूज करके, मतलब ये सेम चीज करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है एक के ऊपर एक इन्हीं सारी URLs पे डिपेंडेंट, और आपको यूज करना है फेच API। तो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट के लिए दो बार देन लिखना पड़ेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। जैसे यहाँ पे हमने 4 बार देन किया है तो 8 बार देन हो जाएगा उसमें। लेकिन आप ट्राई करो एक बार, हर एक URL पे रिक्वेस्ट भेजो, एक के ऊपर दूसरी रिक्वेस्ट डिपेंडेंट होनी चाहिए। और हमें ये मेक HTTP रिक्वेस्ट नहीं, हमें यूज़ करना है ये फेच API जो कि बिल्ट इन होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसी का आगे से हम यूज़ करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करना, और आप कभी भूल जाते हो ये वीडियो आके देख लेना, और आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। गूगल पे जब नहीं समझ आएगा तो फिर वीडियो आके देखना है, वीडियो बार बार देखना नहीं है। पहले गूगल पे सर्च करो, गूगल पे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करो, समझ लो, काम हो गया तुम्हारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ तो हम इन डिटेल यहाँ पे नहीं देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फेच के साथ, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। तो आगे चल के जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सीखते जाएंगे। हमने एकदम बेसिक बेयर बोन्स सीख लिया फेच API क्या होती है और कैसे काम करती है। बेसिकली हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये जो भी प्रोमिसेस हैं ये हमें रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और प्रॉमिस जो भी है वो बिहाइंड द सीन्स हमारे मेन थ्रेड में नहीं काम करता है, वो बिहाइंड द सीन्स वेट करता है, और पूरा जब डेटा आ जाता है तो रिजॉल्व कर देता है। और फिर वो हमने देखा था कैसे माइक्रो टास्क क्यू में से हमारे कॉल स्टैक में ये पूरा ये एक फंक्शन है, ये इतना छोटा सा एक फंक्शन है, ये फंक्शन फिर हमारे कॉल स्टैक में आता है, रन होता है, और फिर ये रन होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये console.log बहुत ही अजीब सा लिखा है, ये आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ये हो रहा है। यहाँ पे तो हम एक फंक्शन पास करते हैं, तो ये वही है, ये यहाँ पे console.log जो है ये एक खुद फंक्शन है, इन्होंने इसको ही पास कर दिया है। मैं एक यहाँ पे अगर टाइप करूँ console.log तो एक फंक्शन है, और console.log के अंदर ये जो डेटा आएगा ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, और ये console.log ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो अगर आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है कि ये क्या, इसमें ना तो डेटा बताया गया है ना तो ये बहुत ही अजीब तरह से हो गया है, तो ये अजीब नहीं है। ये यहाँ पे एक फंक्शन है console.log, इसको बिना कॉल किए एज इट इज पास कर दिया गया है। और जो ये console log है इसको हमारा देन कॉल करेगा। देन कब कॉल करेगा, जब हमारा ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, जिस पे ये देन लगा है, जब रिजॉल्व होगा तो उसको कॉल करेगा और उसके अंदर वो डेटा ऑटोमेटिक पास कर देगा। और ये हमारा फंक्शन है console log वाला, तो ऑटोमेटिक ही console log कर दे रहा है। अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल रहा हूँ, आप लोग गेस करके बताओ क्या हो सकता है वो। तो वो है एरर हैंडलिंग। अगर मान लो इस API से रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई एरर आ जाता है, हमारा प्रॉमिस ये रिजॉल्व होने के बजाय अगर हमारा रिजेक्ट हो जाता है प्रॉमिस, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। एकदम सही है, हम लोग डॉट कैच यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ डॉट कैच, यहाँ पे डॉट कैच लिख दूंगा, और एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, और इसके अंदर जो भी एरर है वो आ जाएगी, हमें इस पैरामीटर के अंदर एरर मिल जाएगी, और उसको अभी के लिए हम console log कर देते हैं एरर को। और चलो देखते हैं कि अभी ये कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर मैं इस URL को चेंज कर दूँ, एड्स कर दूँ या कुछ और अलग कर दूँ, तो ये देखो ये हमें एरर मिली है, और लाइन नंबर 17 से ये एरर मैसेज आया है। ठीक है, लाइन नंबर 17 पे ये एरर आया था, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन ऐसा कुछ करके आ रहा है, और डॉक टाइप वैलिड नॉट वैलिड जेसॉन। तो हम URL को चेंज कर देते हैं तो कुछ दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। अगर मैं मान लो यहाँ पे जेसॉन्स कर देता हूँ, तो देखो तब यहाँ पे कोई दूसरी एरर आई है, फेल्ड टू फेच। तो हमें एरर हैंडलिंग भूलना नहीं है, एरर हैंडलिंग हमेशा लगाना है, हमें कैच लगाना है हर एक देन के बाद, मतलब हर एक दिन नहीं, चाहे जितने बार जब देन यूज़ कर लेंगे 4-5 बार, 2-3 बार, उसके बाद हमें कैच लगाना है।
और ये कैच यहाँ पे भी लगेगा जब हम लोग गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये कैच इधर भी लगा देते हैं। तो अब ये हमारा फेच एपीआई का रिक्वेस्ट जो है एकदम सॉलिड बन चुका है। अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो भी हमें हमारा ये हमने हैंडल किया उसको, और रिजेक्ट हो रहा है तो भी हमने हैंडल किया है। तो अब एकदम सही से हमारी फेच एपीआई काम करेगी। तो इस तरह से हम डेटा को फेच कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको फेच अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, अपने कोड का पूरा जिप बना के शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो हर संडे हम लोग गूगल मीट पे लाइव करते हैं। गूगल मीट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।